एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, थोड़ा समझ लो। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था, प्राचीन इतिहास, आई थिंक इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो हमें देखो बच्चों, दो ही तरह के सोर्सेस दिखाई देते हैं। सोर्सेस या फिर अगर आप स्रोत बोलोगे तो स्रोत में हमें दो ही टाइप के सोर्सेस दिखाई देते हैं। एक जिसे आप बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, या फिर जिसे बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और दूसरा जिसे आप बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य, या फिर इसे कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, इधर सारे बच्चे ध्यान देंगे। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है ऐसे एविडेंसेस जो फिजिकली अभी प्रेजेंट हो, भौतिक अवशेष, ठीक है, जो भी फिजिकली प्रेजेंट हो। जैसे आप एक रूम में गए, आपको एक खाली कमरा मिला और आप उस कमरे में घुसे और वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या होगा, इसका एज कौन सी एज ग्रुप का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। कमरे में घुसे, आपको लड़कियों के कपड़े दिखाई दे रहे तो आप बोलोगे फीमेल रहती थी। आपको दिख रहा है कि हाँ भाई साड़ी वाड़ी है तो आप बोलोगे कोई एजेड विमेन रहती होगी, ठीक है, या उस तरह के रंग के कपड़े तो आप बताओगे कि हाँ इसका एज होगा कोई ठीक ठाक सा। या फिर आप देख रहे हो उस रूम में बहुत सारी बुक्स पड़ी है तो आप सोचोगे कि हाँ पढ़ने वाले होंगे। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे, तो उसको बोला जाता है भौतिक अवशेष। ये तो आज की मैंने बात करी, ये भौतिक अवशेष जो आप कमरे में घुसे आपको सामने से ही मिल गया। लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व के जो भौतिक अवशेष हैं वो ऐसे बिखरे तो नहीं पड़े हैं भैया, उसको ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य, उसको ढूंढने पड़ रहा है। तो जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ चल रहे थे, जब हम साइंटिफिकली इतने एडवांस हो रहे थे, तो हमें पता लगा कि हमारा कुछ ऐसा इतिहास जो है उसके बारे में हमें लिखना है। लिखने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। अब वो जानकारी के लिए हम क्या करें? उन स्रोतों के बारे में भाई थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा ना, कहाँ पर वो सोर्सेज हैं, उनको थोड़ा सा देखो, उन पर गहन अध्ययन करो। तो ऐसे भौतिक अवशेष जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे फिजिकल एविडेंसेस को ध्यान में रखकर अगर हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उस काल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिस काल के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उसको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब आ जाते हैं साहित्यिक साक्ष्य। एक काल ऐसा आया जब हम लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे, और जब हम लिखना पढ़ना जान चुके हैं तो वो लिखा पढ़ा हुआ अगर आज सुरक्षित है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख सॉरी से इंस्क्रिप्शन। तो साहित्यिक साक्ष्य में जैसे पांडुलिपि हो सकता है, ठीक है, इन साहित्यिक साक्ष्य में बच्चों अभिलेख भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। इन साहित्यिक साक्ष्य में हमें बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें भी दिखाई दे सकती है ना। पुस्तक कैसी भी पुस्तक हो सकती है। तो पांडुलिपि मतलब जब आपके पास में पेपर्स नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो आप सारी इंफॉर्मेशन, पांडुलिपि मतलब कागज नहीं था, पत्ते पे पेड़ के छाल पे लिख रहे थे। अभिलेख थोड़े से आगे बढ़ गए तो आप अभिलेख कहाँ उकेर रहे हैं? ये या तो किसी मेटल यानी कि धातु पर, या फिर किसी चट्टान, रॉक पर या चट्टान पर, ठीक है, तो इस पर उकेरा गया, ये लंबे समय तक सुरक्षित मिले। और जब थोड़े से टेक्निकली एडवांसमेंट आ गया, फिर आपने पेपर निकाले, उस पर प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो अब हम बहुत आगे चले गए। तो इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं उनको बोला जाता है लिटरेरी सोर्सेज। यही दो तरीका है, आप किसी काल के बारे में इन्हीं दो तरीके से जान पाओगे। आजकल तो एक और प्लेटफॉर्म आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो सारी चीजें आपकी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में सुरक्षित है। अब आपकी आगे वाली जनरेशन को तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। अब इस आधार पे कि हमें हमारे इतिहास के बारे में किन चीजों से जानकारी मिली है, हम अपने पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली
तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते। एक जिसे बोला जाता है प्री हिस्टोरिक एरा, प्री हिस्टोरिक एरा। दूसरा जिसे बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। एंड द थर्ड वन जिसे आप बोलते हैं हिस्टोरिक एरा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। इसे बोला जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसे हम कहते हैं बच्चों आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जिसे आप बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये मैं प्राचीन काल की बात कर रही हूं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एरा, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है, जिस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब ये कौन सा टाइम पीरियड था भाई? आदि मानव। आप लोग आदि मानव हो, आपको लिखना पढ़ना ही नहीं आता है ना? तो अब आज से 2 लाख साल पहले के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हम तो उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं भाई? तो हमने उस समय के एविडेंसेस को ढूंढा और उन एविडेंसेस को ढूंढकर उन पर रिसर्च किया और फिर हमने बताया कि अच्छा वो लोग इस तरह के टूल्स का यूज करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। इसका मतलब है वो लोग शिकार करते होंगे, वो गुफाओं में रहते थे, क्योंकि गुफाओं में रहने के एविडेंसेस मिले। उन गुफाओं में वो लोग आग जला के रहते थे, तो थोड़ी राख मिल गई है। उन गुफाओं में चित्रकारी कर रहे हैं, तो ये पता लग रहा है अच्छा यहां पर कुछ लग रहा है कि ह्यूमंस रहते होंगे, यानी वो उनका निवास स्थल था। तो ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास हमने लिखा है एंशिएंट टाइम पीरियड का, वो काल है जब हम आदि मानव थे, या फिर वो काल है जिसको आप पाषाण काल के नाम से या फिर स्टोन एज के रूप में जानते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब हम नेचर पे डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो रहे थे, यानी हम प्रकृति पे निर्भर थे और वहां से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, और ये पाषाण काल कहलाता है, स्टोन एज कहलाता है। तो स्टोन एज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलती है? केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो राइटर यहां पर यही बताएगा कि रिसोर्सेस कौन थे, वो कौन से पुरातात्विक साक्ष्य थे जिनसे आप इतिहास लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा टाइम पीरियड जिसको आप प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये वो टाइम पीरियड है बच्चों जहां पर आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो थे ही, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ आपको कुछ लिखित साक्ष्य या फिर साहित्य भी मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन किसी वजह से आप इन लिटरेरी सोर्सेस का यूज नहीं कर पा रहे हिस्ट्री को लिखने में। मतलब इस काल के लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे, इनसे आगे बढ़ चुके थे, लेकिन आप किसी रीजन की वजह से इस लिटरेरी सोर्सेस का यूज नहीं कर पा रहे। वो कौन सा रीजन होगा? मैं आपको टाइम पीरियड की बात बताती हूँ। इसमें आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसमें आता है आपका वैदिक एज। ठीक है, वैदिक काल क्रोनोलॉजी में पहले ही बता चुके हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। हमें बहुत सारी ऐसी सील्स मिलती हैं जिनको आप मोहर बोलते हैं। तो ये लोग सील का यूज करते थे स्टैंप लगाने में, क्योंकि ये ट्रेड करते थे, इंटरनल ट्रेड भी करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। और वो जो सील है उस पर कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है या भाव चित्रात्मक लिपि, जिसमें पिक्चर्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ऐसी 2000 से ज्यादा सील मिली है और उनमें बहुत सारे हमें अक्षर भी मिल रहे हैं, लेकिन हम असमर्थ हैं उन अक्षरों को पढ़ने में। तो जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उसका हमने यूज तो किया नहीं इतिहास को लिखने में, सिर्फ इतना पता है कि लिखना पढ़ना ये जानते थे। तो जब पढ़ ही नहीं पा रहे तो अब किधर जाएंगे? अब देखेंगे कि भाई उनके क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखावट तो मिल रही है, हम पढ़ नहीं पाए, तो हमने उनका इतिहास भी किस पर लिखा है? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेस तो है, लेकिन हमारी असमर्थता है इसको यूज करने में, तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और इसमें हमारा वैदिक एज भी आता है। अब आप बोलोगे वैदिक काल के बारे में तो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत तो हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा शंका आ जाती है। वो शंका क्या? वैदिक टाइम पीरियड 1500 से 600 के बीच में,
और वैदिक काल में इनिशियली लिखावट नहीं आई थी, वो लोग लिपि का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों? शायद ऐसा होगा कि वैदिक काल में जो भी ज्ञान है वो श्लोकों के रूप में जा रहा है। पूरा वैदिक साहित्य उठाकर देखो, सिर्फ श्लोक ही श्लोक है, और वो भी संस्कृत में श्लोक है। अब संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, वो किसी व्यक्ति को दिया जाए और वो उसे खुद से पढ़े, तो देखना बहुत उच्चारण में अशुद्धता आएगी, वो सही से प्रोनाउंसिएशन उसका कर नहीं पाएगा। और वही संस्कृत का श्लोक मैं मुंह से बोल के किसी को समझाऊंगी, वो उसकी उच्चारण में बहुत शुद्धता दिखाई देगी, वो भी उसको सही उच्चारित करेगा, उसकी आगे आने वाली सारी जनरेशन उसको सही से उच्चारित करेंगी। तो जो वैदिक टाइम पीरियड है, ये लिपिबद्ध वाला काल नहीं था, लेकिन हाँ, वैदिक काल में कई सैकड़ों जनरेशन तक जब ये श्लोक संस्कृत में मौखिक गए, तो आगे चल के इनको लिपिबद्ध किया गया है, जिसको आप वैदिक संहिताओं के रूप में देखते हैं, जिसमें आप वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते, अरण्यक पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, तो इनको सैकड़ों वर्षों के बाद लिपिबद्ध किया है। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आपकी कोई भी बात मौखिक रूप से चलती है और कई सारी जनरेशन तक मौखिक रूप से चलते जाती है, तो कभी कभी उसमें कोई नई व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं। जैसे आपने घर में बिल्ली मारी या छोटा सा कुत्ता मार दिया आपने, है ना, किसी ऐसे ही कुछ हुआ और वो काट रहा था बच्चे को, आपने मार दिया। अब आपने अपने अगली जनरेशन को, बच्चों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने बच्चे को बचाने के लिए कुत्ता मार दिया। अब उस बच्चे ने वाहवाही बटोरने के लिए अपने स्कूल में जाकर बोला कि भाई मेरे वहां पर तो एक बहुत बड़ा सा हेल्दी सा कुत्ता आया था, उसको मेरे पापा ने, मम्मी ने मार दिया। उसके अगली जनरेशन ने बोला कि मेरे उन घर वालों ने शेर को मारा था। उसकी अगली जनरेशन ने बोला शेर नहीं, शेर का समूह था, उन लोगों ने अटैक किया। तो कई बार व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो यहां पर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने वैदिक काल के साहित्यों का उतना ही प्रयोग किया है जितने के एविडेंसेस मिले हैं। अगर लिखा है वैदिक काल के साहित्य में महाभारत, तो ये बोल रहे कि हाँ युद्ध हुआ है, लेकिन इतने ही हमें शव मिले हैं। तो अगर बोल रहे हैं महाभारत में कि लाखों लाख लोग मरे युद्ध में, तो ये बोल रहे हैं कि लाखों लाख शव हमें मिले नहीं। हिस्टोरियंस बोल रहे हैं हमें कुछ 100 शव मिले, तो हम मानकर चल रहे कि ऐसा हुआ होगा ये युद्ध। ठीक है, तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं आप? प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। तो हम ये वापस जानेंगे कि वो कौन से पुरातात्विक साक्ष्य थे और साहित्यिक साक्ष्य थे जिन साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ने में असमर्थ थे या फिर शंका दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं हिस्टोरिक या फिर ऐतिहासिक काल। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर पुरातात्विक भी थे और साहित्यिक भी थे, और साहित्यिक का भरपूर यूज किया गया हमारी हिस्ट्री को लिखने में। ठीक है, तो ये काल था आपका 2 लाख से 2000 या 1000। ये टाइम पीरियड था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन 2700 टू 1000। वैदिक काल 1500 से, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2700 से 1750। वैदिक काल 1750 से 600। आफ्टर 600 BC, 600 ईसा पूर्व के बाद हमें साहित्यिक साक्ष्यों की भरमार दिखाई दी थी। साहित्यिक साक्ष्य मतलब किस तरह के साहित्यिक साक्ष्य? साहित्यिक साक्ष्य के साथ साथ देखो, इस काल में ऐसा नहीं था केवल साहित्यों का, पुरातात्विक साक्ष्य भी भरपूर मिलेंगे, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों में जो राजा महाराजा होंगे, उनके कोर्ट पोइट, जो दरबारी कवि होंगे वो लिखेंगे। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी उनके कवियों ने लिखा, है ना। बहुत सारे विदेशी धार्मिक लोग आए, ट्रैवलर्स जिन्हें बोलते हैं, यात्री, उन लोगों ने काफी कुछ लिखा। बहुत सारे देश में धर्म दिखाई देंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनके बड़े सारे टेक्स्ट मिलते हैं। तो इस काल में भी हमने बहुत सारे साहित्यों का पैरेलली यूज किया, प्लस पुरातात्विक साक्ष्यों का भी यूज किया। तो इसके बेसिस पे आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। किसके बेसिस पे? सोर्सेस के बेसिस पे।